तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट नंबर 5, ठीक है, उत्पादन फलन। और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। इससे आगे मैं अभी बढ़ाऊंगा नहीं इसको, ठीक है, फायदा नहीं है। जितना कोर्स में आएगा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। मैंने आपको कहा था कि मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें तीनों के तीनों एक साथ कर दूंगा, तो वो ये रहा। फटाफट से देख लेते हैं। ये आपका टीपी और यहाँ पे एपीएमपी आने वाला है नीचे वाले में, ठीक है। पहले मैं टीपी बनाऊंगा, इस तरह से मैंने मान लो टीपी बना दिया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कहा था स्केल की सहायता से जहां पे मैक्सिमम पॉइंट आए वहां से आप डॉट डॉट करके नीचे ले लेना एक। इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे हमारा एक पॉइंट तो ये आ गया। फिर मैंने कहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी नित परिवर्तक बिंदु भी ले लेना, जो मैं अब लिखवाने वाला हूं थोड़ी देर में ही। इस तरह से यहां पे समझ में आ गया। ये आपकी अवस्था 1 होगी, ठीक है। अवस्था फर्स्ट, अवस्था सेकंड और अवस्था थर्ड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर ध्यान से देखो, मैंने कहा था टीपी यहां पे अधिकतम होता है। क्या होगा? अधिकतम। टीपी अधिकतम है यहाँ पे। अब हम एमपी लेके आएंगे, देखो ध्यान से। एमपी इस तरह से आएगा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, ये रहा मैक्सिमम हो गया, और उसका नीचे 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 इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा एमपी हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे एमपी क्या होता है बेटा? आपका एमपी 0 होता है, मैंने बताया था। इस जगह पे एमपी आपका क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरे मार्कर का यूज करके अगर मैं यहाँ पे एपी खींचता हूं तो एपी नीचे से आएगा इस तरह से, तो ये ज्यादा हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये नीचे इस तरह से टहलेगा, ये आपका एपी हो गया। इस पॉइंट पर एपी और एमपी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैंने क्या करा, जो अभी तक 2 डायग्राम बनाए थे ना, उनको मर्ज कर दिया बस। तो देखो इस टाइप का डायग्राम निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टीपी पहले बढ़ती दर से बढ़ रहा था, बट इस पॉइंट के बाद टीपी बढ़ेगा, मगर कौन सी दर से बढ़ेगा? घटती दर से बढ़ता है। ध्यान से देखो, इस पॉइंट से पहले टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद टीपी घटती दर से बढ़ता है इस पॉइंट के बाद, और इस पॉइंट पे एमपी जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एमपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया? फटाफट से बना लो उसको, ये सबसे अच्छा लगता है एक साथ बनाना मुझे भी, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे। तो आगे देखिए बच्चे, एक चीज याद रखना, जब मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे मैंने लिखवाया था, वहां पे हिंदी में जो मैंने लिखवाया एक मात्रा की गलती है, मैंने गलत पढ़ा उसे। उसको नित्य परिवर्तक नहीं, नति परिवर्तक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? नति परिवर्तक है, उसको सही कर लेना। लास्ट पार्ट में जहां पे डायग्राम में मैंने हिंदी में लिखा ना उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो शायद मैंने नित्य परिवर्तक लिख दिया होगा गलती से, वो नति परिवर्तक है। इसको ध्यान रखना, क्या है वो? नति परिवर्तक, ठीक है। नति परिवर्तक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे मिलेगा? जो डायग्राम था जहां पे वो पहला ढाल चेंज हुआ था ना, दिखाया था, वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा था मैंने उस जगह, पहले वाले शायद ग्राफ में। क्लियर? तो नति परिवर्तक जो हमारा पॉइंट होता है, बिंदु होता है, नति परिवर्तक बिंदु, वो होता क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट इसको मैं लिखवा भी देता हूं कि यह वह बिंदु है जहां पे टीपी के ढाल में परिवर्तन हो रहा है, यानी टीपी का जो ढलान है, स्लोप है, उसमें परिवर्तन हो रहा है बेटा, ठीक है ना। इस बिंदु तक, यानी जहां पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो बिंदु होता है, यहां तक टीपी जो है बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा था यहां तक, और इस बिंदु के बाद टीपी जो है वो घटती दर से बढ़ेगा, यानी इसके बाद भी टीपी बढ़ेगा, मगर कैसे बढ़ेगा? घटती दर से बढ़ेगा। ये मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, अब मैंने लिखवा भी दिया, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, बहुत बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होता कि नति परिवर्तक बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे टीपी के ढलान में परिवर्तन आता है। इस बिंदु तक, यानी इस बिंदु तक जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, और इसके बाद टीपी जो है वो घटती दर से बढ़ता है। क्लियर हो गया? यह वह बिंदु है जो उत्पादन की पहली अवस्था, कौन सी अवस्था? पहली अवस्था के अंत से मिलता है, यानी जहां पे आपका स्टेज 1 यानी अवस्था 1 खत्म होती है, वहां पे ये पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। और इस बिंदु पर एमपी जो है बेटा वो मैक्सिमम होता है। इस बिंदु पे क्या होता है? एमपी जो होता है क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया? यानी ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे आपको एमपी मैक्सिमम मिलेगा। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट से नोट डाउन करो ये भी। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा परिवर्ती अनुपात के नियम का स्थगन, यानी जो परिवर्ती अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, उसका स्थगन, स्थगन मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, ठीक है। इसको पोस्टपोन किया जा सकता है,
ठीक है, तो क्या इसका स्थगन किया जा सकता है? स्थगन की इंग्लिश में मीनिंग होती है पोस्टपोनमेंट होती है, ठीक है ना। तो उसने बोला परिवर्ती अनुपात के नियम का स्थगन तब संभव है, यानी आप इसको स्थगित कर सकते हो, भविष्य के लिए टाल सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो अगर दो केस है। पहला पॉइंट, या तो आप केवल प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाए, यानी जब केवल प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में आप सुधार करो तो इसका स्थगन क्या है, पॉसिबल है। या फिर स्थिर कारक का कोई विकल्प खोजा जाए, स्थिर कारक का क्या है, कोई विकल्प यानी कोई अल्टरनेटिव खोजा जाए। तो मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा पहले नोट डाउन करिए जो मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या समझा कि परिवर्ती अनुपात का पोस्टपोनमेंट, यानी पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है, स्थगन, यानी इसको स्थगन किया जा सकता है तभी संभव है अगर आप प्रौद्योगिकी में सुधार कर लो, या लिखा है, ठीक है। स्थिर कारक का कोई विकल्प ढूंढ लो, यानी कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लो। या याद रखना ये 1 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको आप तभी स्थगित कर सकते हो जब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में सुधार करो, या फिर स्थिर कारक का कोई क्या निकाल लो, विकल्प निकाल लो। फटाफट से नोट डाउन करो उसे भी। अब आगे देखिए ध्यान से, इसने बोला कारक के बढ़ते या वर्धमान, बढ़ते मतलब वही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण क्या होते हैं, यानी कारक यानी साधन के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण क्या है, यानी जब आपका टीपी लगातार बढ़ता जाता है ना स्पीड से, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, कि जब वो बढ़ रहा होता है तो बढ़ने के कारण क्या है। तो उसने बोला ये है कि स्थिर कारक का पूर्ण उपयोग, यानी जो आपका जो स्थिर कारक है यानी जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप पूर्ण तरीके से उपयोग कर रहे हो। अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका जो है एमपी बढ़ता है, और एमपी बढ़ेगा तो टीपी क्या है, तेजी से बढ़ेगा। क्लियर होगा, एमपी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा तो टीपी जो है बढ़ती दर से बढ़ता है। तो उसने बोला स्थिर कारकों का अगर आप पूर्ण उपयोग करो तो ये संभव है। नंबर 2, कारकों में उचित तालमेल या समन्वय, समन्वय यानी तालमेल बैठाना। तो जो कारक है साधन है उनके बीच में जो आपस में अच्छा खासा तालमेल है, तो तालमेल अच्छा है तो इससे भी क्या होता है, कारक के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है, यानी वो बढ़ाता है उसको, ठीक है ना। उसके अलावा परिवर्ती कारक की कुशलता में वृद्धि, यानी जो चेंजेबल फैक्टर है, देखो स्थिर कारक का तो आप पूर्ण उपयोग कर रहे हो, और जो परिवर्ती कारक है यानी ऐसे कारक जो कि चेंज हो जाते हैं, इनकी कुशलता यानी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। अगर आप इनकी एफिशिएंसी, लेबर है तो लेबर की एफिशिएंसी कुशलता को बढ़ाओगे तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो आपका एमपी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा। क्लियर सी बात है। उसके अलावा कारक के घटते यानी ह्रासमान प्रतिफल के कारण क्या है, यानी घटता कर यानी जो फॉल वॉल टाइप की जो दिक्कतें आती हैं, तो घटते प्रतिफल के कारण क्या है ये बताओ, ठीक है ना। यानी एमपी आपका गिर रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है, तो उसका कारण ये है कि आपके कारक स्थिर है, यानी कारकों की स्थिरता एक कारण है। दूसरा, कारकों में उचित तालमेल का ना होना है, कारकों में तालमेल नहीं है तो ये दिक्कत आ सकती है, नहीं ठीक इसका उल्टा है। और अगला, उत्पादन के कारक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपूर्ण प्रतिस्थापक होते हैं। देखो पूर्ण प्रतिस्थापक और अपूर्ण प्रतिस्थापक में अंतर होता है। जैसे हमने कहा प्रतिस्थापन, जैसे आप प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जब आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हो। जैसे मान लो डेटॉल साबुन मुझे नहाने के लिए नहीं मिला तो मैंने लाइफबॉय यूज कर लिया, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को यूज करना। बट यहाँ पे जो उत्पादन के साधन है, कारक है, वो एक दूसरे के प्रतिस्थापक नहीं है, अपूर्ण प्रतिस्थापक है। इसका मतलब अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप बोलो मैं लेबर लगा दो, तो लेबर लगाने से पैसे थोड़े ना बन जाएंगे भाई, पैसे की जो कमी है वो लेबर थोड़ी ना पूरी कर पाएगा। और अगर आपको लेबर की जरूरत है, आप बोलो मेरे पे पैसा है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये जो साधन है ना, उत्पादन के साधन एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापक है, यानी एक दूसरे के बदले में यूज नहीं हो सकते। क्लियर हो गया। तो अगर कोई बोलेगा बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या, तो स्थिर कारकों का पूर्ण उपयोग, परिवर्ती कारकों की कुशलता में वृद्धि, और समन्वय बैठाना, कारकों के बीच में क्या बैठाना, समन्वय। बट अगर घटते बोलेगा, ह्रासमान बोलेगा, ह्रासमान मतलब गिरना ही होता है, घटना होता है, ठीक है, यानी कम होना, तो उसमें कारकों की स्थिरता दिक्कत करती है, कारकों में समन्वय ना होना वो दिक्कत करता है, और उत्पादन के कारक एक दूसरे के क्या है, अपूर्ण प्रतिस्थापक होते हैं, इस कारण से होता है। तो अभी मैं इस चैप्टर को क्लोज कर देता हूं, क्योंकि मैं पैमाने वाले को अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसको उतना ही याद रखना पैमाने में कि पैमाने का जो नियम है, जो पैमाने का जो नियम था वो सिर्फ दीर्घकाल में लागू होता है। क्या होता है, दीर्घकाल में लागू होता है, आपको बस ये याद रखना है। समझ में आ गया। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे उस नियम की, क्योंकि वो कोर्स का पार्ट ऐसा नहीं है, बट कभी फ्यूचर में बात करेंगे तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।